मेरे दोस्त ने मुझे एक बार अपनी दादी की कहानी सुनाई थी। उसने कहा था कि उसकी दादी एक चीज़ के लिए अपने परिवार में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। वो थी उनकी घी खाने की आदत। वो हर चीज़ में घी डालना पसंद करती थी, फिर चाहे वो रोटी हो, चावल हो, दाल हो, इन सब के साथ सब्जी हो ना हो, पर उन्हें घी ज़रूर चाहिए था। और शायद उनकी घी खाने की यही आदत थी कि 60 की उम्र में भी उनकी त्वचा पे एक सोने सी चमक थी, जोड़ों में कोई भी दर्द नहीं था और डायबिटीज जैसी कोई भी बीमारी उन्हें नहीं थी। उनकी पूरी बॉडी एकदम हेल्दी और फिट थी। उनके बारे में ये बात शॉकिंग नहीं थी जितनी शॉकिंग उनकी अगली बात थी जो मुझे पता चली। उसने आगे मुझे उनकी मृत्यु के बारे में बताया, जिसे सुनकर मैं काफ़ी शॉक रह गया, और वो था हार्ट फेलियर। सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक सवाल है। एक ऐसी महिला जो बचपन से हेल्दी रही और फिट रही, उनकी ऐसी मौत, और उनकी मौत का कारण क्या? तो हार्ट फेल्यूर। क्या इसके पीछे उनकी घी खाने की आदत का कोई रोल है? और अगर हाँ तो क्यों? वो तो हेल्दी है ना, और इनफैक्ट इंडिया में काफ़ी कॉमन और फेमस भी है। घी को इंडिया में काफ़ी हेल्दी माना जाता है। फिर भी कुछ लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि घी आपके हार्ट के लिए काफ़ी खतरनाक है? Everyone is cooking food in ghee. I don't understand why. What will you get out of ghee? एक फॉरेनर मेरे को पूछती है व्हाट इज घी। मैं सोचने लगा, मैं बोला यार सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है। तो मैंने बोला मिल्क ऑयल। बोलता वो आई अंडरस्टैंड। दुनिया बदल गई, सारे मेहनत करना बंद हो गया, आयुर्वेद नहीं बदला। बोलता घी हमारे लिए चल रहा। और वही कुछ लोग कहते हैं कि घी एक फैट बर्नर है। लॉस करना है तो बस घी खाओ। Ghee is the best fat in the world. So I have like a shot of ghee first thing in the morning. इनमें से सच क्या है और झूठ क्या है? घी एक सुपर फूड है या फिर कुछ और? दूध से निकले मक्खन को जब हम धीमी आंच पे गर्म करते हैं तो उसमें से दूध के जो ठोस पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं, और पीछे रह जाता है एक सुनहरा पदार्थ जिसे हम घी कहते हैं, और संस्कृत में इसका एक नाम घृता भी है। ये घी वैदिक काल से ही भारतीय भोजन का हिस्सा रहा है। जैसे द्वापर युग की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें श्री कृष्ण और यशोदा मैया आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ यशोदा मैया दही को मथ कर उसमें से मक्खन निकाल रही है। ये तस्वीर घी के पौराणिक अस्तित्व को दर्शाती है। इनफैक्ट दूध और दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं उनके ऊपर हमारे स्क्रिप्चर्स में पूरे 4000 मेंशंस मिलते हैं, जिसमें से अकेले घी पर 700 मेंशंस प्राप्त होते हैं। घी का वर्णन हमें ऋग्वेदा में भी मिलता है, जहाँ पर यज्ञ के मुख में जहाँ अग्नि जल रही होती है वहाँ हम घी अर्पित करते हैं। उस यज्ञ के मुख को अग्निदेव का मुख माना जाता है, और उसमें घी अर्पित करने का अर्थ है अग्निदेव को घी का भोग लगाना। वहीं दूसरी तरफ घी भारतीय पहलवानों की भी पहली पसंद रही है, क्योंकि ये उन्हें शक्ति देने में मदद करता है। अब अगर हम घी के न्यूट्रिशनल चार्ट की तरफ देखें तो एक टेबलस्पून घी यानी कि 15 ग्राम घी में 100 से 120 कैलोरीज मिलती है, और वही फैट मिलता है 14 to 15 ग्राम। हाँ, इसका मतलब 99% फैट ही है, जिसमें से 8 to 9 ग्राम सैचुरेटेड फैट है, 4 to 5 ग्राम मोनोसैचुरेटेड फैट है, और 0.5 ग्राम पॉलीसैचुरेटेड फैट है। वही इसमें ट्रांस फैट एकदम निग्लिजिबल क्वांटिटी में मौजूद होता है या फिर नहीं होता है, जो कि एक अच्छी बात, और प्रोटीन इसमें 0% होता है। इनके अलावा कुछ फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन भी मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये था घी का न्यूट्रिशनल चार्ट। अब जानेंगे कुछ बातें जो घी को खास बनाती है। ब्यूटेरिक एसिड। पर ये ब्यूटेरिक एसिड चीज़ क्या है? देखो, ब्यूटेरिक एसिड एक तरह का शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड आपके इंटेस्टाइन में मौजूद जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बनाते हैं। आप जो भी फाइबर खाते हैं उसे ये माइक्रोब्स तोड़कर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ब्यूटेरिक एसिड नेचुरली घी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए आपके गुड बैक्टीरियाज को यानी माइक्रोब्स को स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़ती इन्हें तोड़ने में, और ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इंटरेस्टिंग। पर ये ब्यूटेरिक एसिड हमारी बॉडी में काम क्या करता है? तो ये ब्यूटेरिक एसिड, जैसे कि मैंने बताया, एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का आपके इंटेस्टाइन में मौजूद कोलन सेल्स के लिए। इन सेल्स की जो 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इसी शॉर्ट चेन फैटी एसिड यानी ब्यूटेरिक एसिड से पूरी हो जाती है। ये ब्यूटेरिक एसिड जब आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है तो वहाँ के सेल्स को नरिश करता है और हेल्दी डाइजेशन में मदद करता है, जिससे खाना जल्दी से पच जाता है, और ओवरऑल अगर देखें तो आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भाई, ये साइंस की चीज़ में कॉमर्स कहाँ से आ गया? अरे नहीं, कोई कॉमर्स नहीं है, चलिए समझाता हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप एक मेजरमेंट यूनिट की तरह समझिए। जैसे सेंटीमीटर होता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी फूड को खाने के बाद वो फूड आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को किस हद तक बढ़ाता है। यानी कि अगर कोई ऐसा फूड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो उसे खाने के बाद आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर स्पाइक्स देखी जा सकती है, यानी आपकी ब्लड शुगर लेवल में एक अचानक चढ़ाव देखा जा सकता है। वही कोई ऐसा
फूड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो वो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को थोड़ा कम बढ़ाएगा। तो घी एक ऐसा फूड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है। हाँ, सही सुना तुमने, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, यानी कि इसे खाने के बाद आपकी बॉडी में ब्लड शुगर में कोई भी चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा और ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल रहेगा, जो कि डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप कई लोगों को देखेंगे कि वो रोटी पर घी लगाकर खाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि गेहूं की जो रोटी होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 62, यानी उसे खाने के बाद आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर स्पाइक देखने मिल सकते हैं। इसीलिए उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि गेहूं की रोटी थोड़ी लिमिट में ही खाएं। पर जैसे ही आप उस पर घी लगाते हैं तो घी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, उन्हें एक साथ खाने से वो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है और उन्हें कंट्रोल में रखता है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि हमेशा रोटी पर घी लगाकर जरूर खाएं, ये आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, तो शायद इसीलिए इसे सुपर फूड कहते हैं। अरे इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नाम के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है और हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है, तो वही ओमेगा 6 ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, जिससे डायबिटीज होने का रिस्क कम होता है। इसके अलावा ये और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं, जैसे स्किन केयर, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। वहाँ भी हमारे महाशय पीछे नहीं है। आज मार्केट में कई तरह के कॉस्मेटिक क्रीम्स अवेलेबल है और आज करीब करीब वर्ल्ड वाइड ये $646 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी। तो वही एंशिएंट इंडिया के लोग शुद्ध देसी घी और तेल पर अपने स्किन केयर के लिए डिपेंड रहते थे। वो इसी देसी घी से अपने शरीर पर मालिश किया करते थे, जिसे अभ्यंगा कहते। पर मुझे पता है कि आप लोग इसे अभी अपने शरीर पे लगाकर मसाज नहीं करने वाले, तो डोंट वरी, हमें ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। इससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको बस अपनी रोजमर्रा की डाइट में घी को ऐड करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि घी में होते हैं विटामिन ई और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन ई जो कि आप जानते हैं कि स्किन के लिए काफी अच्छा है और इसके कई सारे फायदे भी होते हैं। तो वही एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में जो भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है उसे स्लो करता है। तो अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी क्या? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी ऐसे समझो कि तुम्हारी बॉडी हर पल पल में मर रही है, यानी डेड हो रही है, जिसे तुम एजिंग कहते हो, और ये सब चलता है सेलुलर लेवल पे। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसे आप एजिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो कर देते हैं और इससे होता क्या है, वही जो आप चाहते हैं, एंटी एजिंग। अगर आप कभी नोटिस करोगे, जैसे मारवाड़ी हो गए, जैन हो गए, वो अपनी डाइट में हमेशा घी ऐड करते हैं, तो आप देखोगे कि उनकी स्किन जो होती है वो काफ़ी क्लियर होती है और स्मूथ होती है, और काफ़ी कम लोग आपको ऐसे देखने मिलेंगे जिन्हें स्किन प्रॉब्लम्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेगुलर घी कंजम्पशन से चेहरे पर कोई भी रिंकल्स नहीं आते और तुम्हारी स्किन एकदम क्लियर रहती है और जवान भी रहती है। जिसे कॉस्मेटिक क्रीम की इंडस्ट्री जो है ये एंटी एजिंग के नाम पे बेचते हैं, वो सिर्फ आप रेगुलर डाइट में घी ऐड करके अपने आप घर पे पा सकते हैं। और रेगुलरली इसे कंज्यूम करने से आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहती है और इसमें मॉइस्चर बना रहता है। अगला प्रभाव जो घी डालता है वो आपके शरीर के ढांचे पर, यानी आपके बोन्स पर। घी में विटामिन डी भी होता है और आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि विटामिन डी बोन्स के लिए काफी जरूरी होता है। ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनकी लाइफ को एक्सटेंड करता है। साथ ही ये जो जॉइंट्स होते हैं उसमें ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं, यानी उसमें ऑयलिंग का काम करता है। मैंने भी बचपन में कई बार सुना था, मेरी मम्मी कहती थी कि घी खाओ, ये तुम्हारे जोड़ों में ऑयलिंग का काम करता है, और शायद मैंने तब उसे इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन अब जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये सच में ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। और जब मैंने अपनी रिसर्च को थोड़ा और आगे बढ़ाया तो मुझे पता चला कि इसका एक प्रभाव वुमन हेल्थ पर भी है, यानी कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीरियड क्रैम्प्स। कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पीरियड क्रैम्प्स आते हैं और ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसका जो इफेक्ट है वो पीरियड क्रैम्प्स पर भी आता है, क्योंकि घी ओव्यूल्स को नरिश करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है ये आपको पीरियड क्रैम्प से बचाती है, जो कि काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो इसी तरह ये घी काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। घी एक हाई कैलोरी फूड है जो कि आपको वेट गेन में मदद कर सकता है और आपको काफी हद तक एनर्जी दे सकता है। इसीलिए भारतीय पहलवान इसे काफी पसंद करते हैं अपनी डाइट में शामिल करना, जिस वजह से आपका तो पता नहीं पर मैंने अपनी डाइट में घी जरूर ऐड कर लिया है। इसके अलावा एक और चीज जो घी को खास बनाती है वो है इसे लैक्टोज इंटॉलरेंट भी कंज्यूम कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब हम घी को बनाते हैं तो मैंने आपको कहा था कि मिल्क सॉलिड्स जितने भी है वो सब इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी निकल जाते हैं, जिस वजह से इसमें लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए लैक्टोज इंटॉलरेंट जो ऐसे लोग हैं जिन्हें दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं चलती है, वो भी इसे बिना डरे कंज्यूम कर सकते हैं। इसका उनके हेल्थ पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। यही कुछ बातें थी जो घी को एक सुपर फूड बनाती। लेकिन रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर घी इतना ही पोषक है और अमृत समान है तो फिर क्यों कुछ लोग इसे आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक मानते हैं? जहाँ एक तरफ आयुर्वेद इसे सुपर फूड कहता है तो वही दूसरी ओर मॉडर्न साइंस इसे आपके हार्ट का दुश्मन क्यों कहता है? या भारत का प्राचीन विज्ञात आयुर्वेद आज के मॉडर्न समय में इररिलेवेंट है? अगर हाँ, तो समय के साथ ऐसा भी क्या बदला कि एक सुपर फूड एक थ्रेड बन चुका है और किसी की मौत का कारण भी बन सकता है? देखो, अक्सर हार्ट वाले पेशेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो घी ना खाए, और अगर खाए
तो काफ़ी कम खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि घी 99% फैट है, यानी 15 ग्राम घी में तो 8 to 9 ग्राम सैचुरेटेड फैट है, और ये सैचुरेटेड फैट हार्ट पेशेंट्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सैचुरेटेड फैट वो फैट है जो आपकी बॉडी में जाके LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसे बढ़ाता है। यही बैड कोलेस्ट्रॉल जब नसों में जाकर जमा होने लगता है तो धीरे धीरे ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये हार्ट की नसों में ब्लॉकेज क्रिएट करते जाता है, जिससे ब्लड फ्लो स्मूथली नहीं हो पाता, और इसी वजह से धीरे धीरे करते करते एक दिन ये नस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है और ब्लड फ्लो पूरी तरह रुक जाता है, और जिससे होता है हार्ट फेल्योर, जिसे आप कहते हैं हार्ट अटैक। अब एट दिस मोमेंट आप पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके होंगे और सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, हम घी खाएं या ना खाएं। इस पूरे सिनेरियो का कंक्लूजन क्या है? अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो मैं कहूंगा कि ना आयुर्वेद गलत है और ना ही मॉडर्न साइंस, दोनों ही सही। गलत है आपका तरीका। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ये बात सच है कि घी एक हाई फैट फूड है, बट ये आपको फायदा करेगा या नुकसान, ये आपकी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है। अब देखो, आयुर्वेद जो ग्रंथ है वो कई हजारों साल पहले लिखा गया है, और उस जमाने के जो लोग हुआ करते थे वो फिजिकली काफी एक्टिव हुआ करते थे। उनका मोस्ट ऑफ द वर्क फार्म बेस्ड होता था। वो खेतों में जाते थे, काफी मेहनत करते थे, या फिर वो कई तरह के व्यायाम करते थे, यानी उनकी बॉडी को उतनी फिजिकल मूवमेंट थी, और इसीलिए वो अगर जितना चाहे उतना भी घी खा ले तो भी उनमें पचाने की क्षमता होती थी, क्योंकि मीलों दूर तक तब के लोग पैदल जाते थे, जिससे ओवरऑल उनकी बॉडी की एक्सरसाइज होती थी। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू टुडेज सिनेरियो, तो आज की जिंदगी बदल चुकी है। आज का समय पूरी तरह अलग है। आज की जो मेजोरिटी लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी आप में से भी मोस्ट ऑफ द लोग ऑफिस वर्कर होंगे, जिनका मोस्ट ऑफ द दिन बैठे बैठे निकलता है और फिजिकल एक्टिविटी काफी कम है। अगर घी को पचाना है तो आपको अपनी बॉडी को उतनी मूवमेंट भी देनी होगी। अगर ज्यादा घी खाएंगे तो ज्यादा मूवमेंट लगेगी, और अगर आपकी मूवमेंट कम है तो इनडायरेक्टली आपको कम घी खाना होगा अपनी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखने की। बट हम ऐसा नहीं करते। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि दादी की मौत हार्ट फेल्योर से हुई थी। अभी आपने सोचा था कि ऐसा क्यों हुआ था? दादी बचपन से घी खाते आ रही हुई थी, और इसी वजह से उनको उसके काफी सारे बेनिफिट भी मिले, जैसे क्लियर स्किन और जोड़ों में कोई दर्द नहीं, डिसीज भी नहीं। बट जितना घी वो बचपन में खाती थी उतनी उनकी बॉडी की मूवमेंट रहती थी। उसके बाद जब वो यंग एज में आई तब भी वो उतना घी खाती थी। शायद उनका कंजम्पशन बढ़ भी गया होगा, पर उनकी बॉडी की मूवमेंट स्टिल अच्छी खासी थी, जिससे वो घी पच जाता। लेकिन उम्र के साथ साथ जब वो बूढ़ी होती गई, यानी 40s to 50s में आए, 50s से 60s में आए, तो वहां पर आने के बाद उनकी बॉडी की एक्टिविटी आप समझ सकते हो कि एक बूढ़े इंसान की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो बॉडी की एक्टिविटी कम हो चुकी थी, लेकिन जो उनकी घी खाने की क्वांटिटी थी वो कम नहीं हुई थी। वो उतना ही घी खाती थी जितना वो यंग एज में खाती थी। इसी वजह से वो घी खाती गई, बट उतनी मूवमेंट नहीं रह गई उनकी बॉडी में जो उनसे पचा सके, तो इसीलिए वो घी जमा होते गए, और शायद इसी वजह से हो सकता है कि सैचुरेटेड फैट ने उनके हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट किया, और शायद इसी वजह से उनका हार्ट फेल्यूर हुआ। तो बेसिकली घी बुरा नहीं है, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी है, कई तरह के विटामिन भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। अगर कुछ गलत है तो आपका तरीका। ये एक हाई फैट फूड है, और इसे खाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना और बॉडी को मूवमेंट में रखना काफी जरूरी है। जैसे अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या फिर हफ्तों में से 6 दिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अगर थोड़ा ज्यादा भी घी खा ले तो भी आप उसे पचा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक रेगुलर ऑफिस वर्कर है, या फिर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट है, या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें आप मोस्ट ऑफ दी इंडोर काम करते हो, ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, इसलिए आपके लिए बस 2 चम्मच घी दिन का सफिशिएंट है। तो यहाँ पे एक ही कंक्लूजन निकलता है, मॉडरेशन इज द की। तो आपको अपनी बॉडी मूवमेंट के हिसाब से घी कंजम्पशन को एडजस्ट करना होगा। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा फैक्टर ये उठता है कि घी कौन सा खाएं। देखिए, घी आपको फायदा करेगा या नुकसान, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप घी कौन सा खाते हैं। अब मार्केट में जो घी मिलता है वो मिलावटी भी हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल से युक्त हो सकता है, जिसमें ट्रांस फैट भी हो सकता है, सैचुरेटेड फैट भी ज्यादा हो सकता है, जो आपको डैमेज ही करेगा। तो जनरली कोशिश करें कि आप हेल्दी घी खाएं। और घी बनाने के तरीके में भी 2 तरीके। एक वो तरीका जो मेरी और आपकी मम्मी कॉमनली यूज करती है, और वो है महीने भर के दूध से मिली हुई मलाई को इकट्ठा करना, उसके बाद उसे साफ करना और उसे गर्म करना। मेरी मम्मी को जादू वादू करके कुछ तो मलाई से घी बनाना आता है, और उस प्रोसेस को लगते 500 घंटे। वो इतनी दर्दनाक प्रोसेस है ना, उसकी बात से हमारी गली के कुत्ते हाथ जोड़ के रात रात भर रोते थे। ये तो एक कॉमन प्रोसेस हो गया, लेकिन इससे भी सुपीरियर घी अगर आप खाना चाहते हैं तो उसके लिए एक और तरीका है, जिसे कहते हैं बेलोना मेथड। इस मेथड में पहले दूध को गर्म किया जाता है, और उस दूध से दही बनाया जाता है, और उस दही को मथ कर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, और उस मक्खन से घी बनाया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो लकड़ी यूज होती है चर्न करने के लिए, वो बिलोना पेड़ की लकड़ी होती है, इसीलिए उसे बिलोना मेथड कहते हैं। और यही मेथड आप देखेंगे कि श्री कृष्ण और यशोदा मैया की पिक्चर में भी आपको दिखेगा कि वो इसी तरीके से मक्खन बना रही थी। तो ये मेथड काफ़ी अच्छी है घी के लिए, इससे घी के मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिल सकते। अब ये हो गया दूसरा पॉइंट। और एक तीसरा पॉइंट है कि घी कौन से दूध से बनाया जाए, मतलब कौन सा घी सबसे बेटर है। A2 मिल्क से बना हुआ घी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा क्यों, चलिए समझाता हूं। तो अब A2 मिल्क क्या है? मिल्क 2 तरह के होते हैं, A1 और A2। जो A2 मिल्क होता है वो हमारे जो देश की देसी गाय है, जैसे गिर गाय हो गई, सहीवाल गाय हो गई, उनके दूध से बना हुआ मिल्क A2 मिल्क होता है। वही A1 मिल्क जो होता है वो फॉरेन ब्रीड्स जो काउज होते हैं, जैसे जर्सी और हॉस्टेन, ये जो ब्रीडेड काउज है, इनके मिल्क को A1 मिल्क कहा
जाता है। अब ये जो A1 मिल्क होता है ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है तुम्हारे हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है जो कि आपके पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए डैमेजिंग साबित हो सकता है। इनफैक्ट ये कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। इसके कई सारे डैमेजिंग इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर दिख सकते हैं, इसलिए स्टडीज ये शो करते हैं कि इन्हें अवॉइड ही करें और ना ही उससे बनने वाला घी कंज्यूम करें। वही दूसरी तरफ जो A2 मिल्क का घी है वो सर्वश्रेष्ठ इसीलिए क्योंकि हमारे भारत की जो हमारी लैंड है वहाँ पे जो गाय होती है उनके दूध से बना हुआ है, जैसे गिर हो गया। अब गिर गाय का जो दूध है उसको जो मत कर घी बनाया जाता है, यानी गिर गाय के दूध को बिलोना मेथड से जब घी बनाया जाता है वो घी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसमें कई तरह के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं और ये 100% आपको बेनिफिट ही देगा। और अगर आप दूध भी पीते हैं तो कोशिश करें कि A2 मिल्क ही कंज्यूम करें, हमारे देश की देसी गाय का ही दूध पिए। इसके आपके हेल्थ पर कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, उल्टा ही आपको फायदा देंगे। बट अब भी कुछ बात है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे घी को किन चीजों के साथ बिल्कुल ना खाएं। द रॉन्ग कॉम्बिनेशंस। पहला कॉम्बिनेशन है घी और हनी। देखो घी और हनी को जब आप एक साथ मिलाते हो तो वो काफी हेवी बन जाता है और डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, सो इट्स वेरी हेवी टू डाइजेस्ट, सो इसे अवॉइड करें। दूसरा है घी और कर्ड। इस कॉम्बिनेशन को भी आयुर्वेदा में अच्छा नहीं माना गया है, तो जनरली घी और दही भी एक साथ ना खाएं। घी और फिश, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, काफी अपोजिट फूड्स है, इन्हें भी बिल्कुल एक साथ ना खाए जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। घी और रेडिश, जनरली कोई खाता भी नहीं होगा घी और रेडिश, मतलब कोई क्यों ही खाएगा घी और मूली, बट कोशिश करे कि ना ही खाए क्योंकि इससे आपको ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हो सकती है। और लास्ट है घी और फ्रूट्स। तो कुछ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी खट्टे फ्रूट्स, संतरा, नींबू, इनको ये कभी घी के कॉम्बिनेशन में कभी ना खाए, इससे भी आपको ब्लोटिंग और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो दैट्स इट, ये था पूरा घी के बारे में। आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में मैं जल्दी लौटूंगा क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा है फल और सब्जियों की दुनिया में, खाने की दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए। हेल्थ की दुनिया में और भी कई सारे फैक्टर्स है जो मैं जल्दी एक्सप्लोर करूंगा और आपके साथ जल्दी शेयर भी करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, अगली बार आऊंगा किसी और टॉपिक को लेकर, किसी और मिथ को लेकर, और जल्दी मिलेंगे एक अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रायबा और आप देख रहे हैं ग्रीन साय।